नमस्कार। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है आईसीआईसी प्रूडेंशियल हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एनएफओ 28 मार्च को ओपन हो जाएगा और 11 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। इस वीडियो में हम इस एनएफओ के सारी डिटेल्स तो लेंगे ही, साथ में मैंने इस वीडियो में एक क्वेश्चन भी पूछा है, जिसका सही आंसर आपको कमेंट में देना है। सही आंसर देने वाले व्यूअर्स का नाम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का जुगाड़ हम किसी भी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन मकान की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बार मकान में इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम सबको पता है कि फ्यूचर में इसमें हमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। अब हम ये समझते हैं कि हमें हाउसिंग थीम में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। बिजनेस और जॉब के कारण लोग गांव छोड़ के शहर में जाते हैं, जिसके कारण अर्बनाइजेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है। इंडिया में लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ी है, जिसके कारण लोग आराम से मकान भी अफोर्ड कर सकते हैं। इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सारा डाइजेस्ट हो जाता है। इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस बहुत इजीली अवेलेबल है। बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे आपको होम लोन मिल जाते हैं। अभी के टाइम पर अगर हम देखें तो बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हमें रीजनेबल रेट पे मिल रहे हैं। इस सारे थीम को गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज और कैपेक्स इस चीज़ को दर्शाते हैं। मकान बनाने के साथ में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज भी है जिसको इसके कारण बूस्ट मिलता है। जैसे कि अगर मकान बनाना है तो सीमेंट की जरूरत पड़ती है, साथ में फ्लोरिंग जैसे कि टाइल्स की भी जरूरत पड़ती है। अगर मकान बना दिया है तो पेंट्स की जरूरत पड़ती है, और मकान बनाने के लिए स्टील की भी जरूरत पड़ती है। अब अगर मकान बन गया है तो हमें उसको खरीदने के लिए होम लोन्स भी अवेलेबल है, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का भी हिस्सेदारी रहती है। मकान बनने के बाद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन्स, ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, इन सारी चीज़ों की भी जरूरत पड़ती है, जिसके कारण इस सेक्टर को भी बूस्ट मिलता है। और इन सारे इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए पावर भी जरूरी है, जिसके कारण पावर सेक्टर को भी बूस्ट मिलता है। अगर हम हाउसिंग इंडेक्स को देखें तो इसमें कौन कौन से सेक्टर्स की भागीदारी है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका वेटेज है 25.8%, कंज्यूमर गुड्स 17.3%, सीमेंट्स एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स 16.1%, कंस्ट्रक्शन में 13.3%, पावर सेक्टर 11.4%, मेटल सेक्टर 10.9% और ऑयल एंड गैस में 5.2% की हाउसिंग सेक्टर में हिस्सेदारी है। अगर हम इस सेक्टर में कौन कौन से टॉप 10 स्टॉक्स रहने वाले हैं उसको देखें तो जैसे कि लार्सन एंड टूब्रो, जिसका वेटेज रहेगा 9.9%, एशियन पेंट्स 8.7%, एचडीएफसी बैंक 6.6%, आईसीआईसीआई बैंक 5.6%, टाटा स्टील 5.3%, अल्ट्राटेक सीमेंट 5.1%, एचडीएफसी 4.7%, अदानी ग्रीन एनर्जी 4.1%, एनटीपीसी 4.1% और ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 4.0%। अगर हम निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स के परफॉर्मेंस को देखें तो इस इंडेक्स ने 2005 से लेकर 2022 तक में अराउंड 14.1% सीएजीआर के हिसाब से हमें रिटर्न दिया है, जो कि एक डिसेंट रिटर्न है। अब डिमांड बढ़ने के साथ में इसमें सप्लाई भी बढ़ेगा। अब हमारा क्वेश्चन है, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक कौन सी है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। सही आंसर देने वाले व्यूअर्स का नाम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। अगर इस एनएफओ की बात करें तो ये एनएफओ 28 मार्च को ओपन हो जाएगा और 11 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी हाउसिंग टीआरआई, और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 मंथ। मतलब आप अपने पैसों को 1 मंथ के अंदर रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 मंथ के बाद अपने पैसों को रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये एक ओपन एंडेड फंड रहेगा, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। इसमें रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एसआईपी, लमसम, एचडब्ल्यूपी या स्ट्रिप, चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम में 5,000 रुपीज़ और एसआईपी मोड में 100 रुपीज़ पर मंथ से आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड के पहले फंड मैनेजर रहेंगे शंकरन नरेन, जिनको 26 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वो रेफको सिफी सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड और योहा सिक्योरिटीज के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो इन्होंने अपना आईआईटी मद्रास से कंप्लीट किया है और आईआईएम कोलकाता से कंप्लीट किया है।
इस फंड के दूसरे मैनेजर हैं आनंद शर्मा, जिनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने बीई कंप्लीट किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, और साथ में इन्होंने अपना मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक थीमेटिक फंड होने के कारण अगर आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो इस फंड में इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। इस फंड में एग्जिट लोड कम होने के कारण आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो बेशक आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो इस फंड में अपनी पोजीशन बना सकता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।